हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल सौरभ वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हाई स्कूल गणित दूसरे अध्याय बहुपद की। तो इसको जानने से पहले हम जान लेंगे कुछ बेसिक बातों को जानेंगे, तभी ये समझ सकते हैं, अन्यथा ये समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि चर क्या होता है। तो शायद कुछ लोगों को पता हो, फिर भी हम बताएंगे। और एक जान लेंगे अचर क्या होता है। तो ये क्या होती है, गणितीय राशियाँ हैं। इन्हीं दोनों पर ही पूरा गणित डिपेंड होता है। इन्हीं दोनों के माध्यम से ही गणित हम पढ़ते हैं। तो ये चर ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता, यानी कि जिनका मान हमको ज्ञात करना होता है। ऐसी गणितीय राशियां जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता या पहले से पता नहीं होता है, उन्हें चर कहते हैं। कैसे पता नहीं होता? इस एग्जाम्पल में अगर हम लेंगे तो एक्स आता है, वाई आता है, जेड है, ए बी सी, मतलब इस तरीके से ये सभी जो अक्षर से दिखाए जाते हैं ये चर होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर है अचर। तो अचर क्या होता है? तो इसका सेम उल्टा है, यानी कि ऐसी गणितीय राशियाँ जिनका मान हमें पहले से पता होता है, यानी कि जिनकी वैल्यू हमें एकदम निश्चित होता है या जिसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 1 2, मतलब जितनी गिनती होती है 1 से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक, तो ये सभी अचर में आती हैं। तो चर क्या होता है कि जिनका मान, ऐसी गणितीय राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर कहते हैं। अचर ऐसी गणितीय राशियाँ जिनका मान स्थिर रहता है, जो कभी बदलता नहीं है, उन्हें अचर कहते हैं। अब जान लेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? तो एकदम बहुत ही आसान है। तो चर और अचर के बीच में अगर कोई चिन्ह लगा दें हम, तो इस तरह से जो पद बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब क्या लिखेंगे कि चर और अचर का चाहे हम योग करें या फिर अंतर करें, और या फिर हम गुणा करें या फिर हम भाग करें, चर और अचर का भाग करें, मतलब चर और अचर का योग, अंतर, गुणा कुछ भी करें, भाग करें, तो जो पद बनता है उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ हम किनारे एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले। मान लेते हैं एक्स चर है और 4 अचर है, तो एक्स प्लस 4 क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब इनका घटाव अगर हम कर दें, एक्स और अचर ले लें यहाँ 3, तो एक्स माइनस 3 है, बीजीय व्यंजक है। और अगर हम यहाँ से 3x ले लें, 3 इंटू एक्स, 3x, तो 3x भी क्या होगा? व्यंजक, बीजीय व्यंजक होगा। चर अचर का भाग भी क्या होगा? x/3, ये भी एक बीजीय व्यंजक होगा। तो इस तरीके से चर और अचर को जब जोड़ते, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, घटाते हैं, तो जो पद मिलता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। और अब हम आते हैं बहुपद के बारे में जान लेते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है। तो बहुपद में क्या होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक होता है कि जिसमें चर का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। सबसे पहले उसमें क्या होगा कि बहुपद में, कि उसमें ध्यान देंगे कि ऐसा पद या ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक ध्यान देंगे कि जिसमें सबसे पहली बात, जिसमें चर हो, पहली बात तो उसमें चर हो, और दूसरी बात चर की जो घात हो वो एक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक। इस बात को नोट करते रहेंगे, क्योंकि बिना इसके नहीं। चर हो और चर की घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब समझ में आया होगा कि जैसे 1 2 3 4, ऐसे ऐसे 5 6, मतलब इन्फिनिटी तक पूर्णांक। इसके बारे में हम पूरा वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, उसको ज़रूर देखें। तो चर हो, चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, और इसकी तीसरी बात ये होगी कि पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या सीमित हो या निश्चित हो, चाहे जो हम कह सकते हैं सीमित हो, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे इन्फिनिटिव पद हो। मतलब कि यहाँ हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लिखा है यहाँ x³ + x² + 3,
मतलब इस टाइप का हो कि 2 3 अंक 5 अंक 10 अंक, मतलब अनंत तक ना हो, एक सीमित हो, निश्चित हो। और फिर चौथी बात जो है ध्यान देंगे कि जो चर का गुणांक हो वो एक वास्तविक संख्या हो। तो चर का गुणांक क्या होना चाहिए? चर का गुणांक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या के बारे में हम बता चुके हैं। वास्तविक संख्या जितनी भी परिमेय अपरिमेय संख्याएं होती हैं सबको मिलाकर, जितने पूर्णांक पूर्ण संख्या सबको मिलाकर वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो चार बातें हैं। तो पहले चर हो, मतलब ऐसा बीजी व्यंजक होगा तो उसमें चर जरूर होगा। तो चर हो और चर की घात जो है धनात्मक पूर्णांक हो और पदों की संख्या निश्चित हो और चर का गुणांक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होने का मतलब कि कभी भी काल्पनिक संख्या क्या होती है पहले ये जान लेंगे, तभी वास्तविक संख्या कंफर्म होगा। तो काल्पनिक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं होता। तो ऐसी संख्याएं जैसे कोई संख्या अगर रूट में हो, माइनस में हो, ये संख्या काल्पनिक है। लेकिन ध्यान देना है कि काल्पनिक संख्या -√2 है, लेकिन वास्तविक संख्या ये √2 है। √2 वास्तविक संख्या है, इसको ध्यान समझेंगे। लेकिन रूट में -2 है, ये काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मतलब माइनस में हो और रूट भी लगा हो, इस इमेजिनरी पार्ट है, मतलब इसको हम केवल सोच सकते हैं, असलियत में नहीं होता। तो इसके बाद बहुपद शायद समझ में आया होगा। बहुपद का एग्जाम्पल हम देख लेंगे। तो बहुपद का उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ उदाहरण कुछ भी हो, जैसे हम लिख दें यहाँ x+3, ये बहुपद है। और फिर यहाँ लिख देते हैं 2x+5, ये भी बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर है और चर की घात पर 1 है और चर का जो गुणांक वास्तविक संख्या है, पदों की संख्या सीमित है। तो और एग्जाम्पल हम दे देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा ये अच्छे तरीके से। और इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं 2x² + 5x, ये भी बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ चर है, चर की घात पर 2 है, मतलब पूर्णांक है और पदों की संख्या सीमित है। और फिर जो चर का गुणांक है वो एक पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या नहीं है। तो इस तरीके से ये सभी एग्जाम्पल हैं बहुपद के। इसके अलावा और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुपद के। वैसे कक्षाओं में इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ाया गया होगा। और ध्यान देंगे कि बहुपद कौन नहीं होगा, इस बात को पहले ध्यान देंगे कि बहुपद कौन नहीं होगा। जैसे यहाँ हम देख लेते हैं ये y² - y√y, इसके बारे में। तो इसमें क्या है कि y क्या है? एक चर है, चर की घात एक पूर्णांक है, ये इतना तो ठीक है। फिर वही चर है और इसकी चर की घात अब की बार रूट लग गया। तो मतलब ये नहीं, ऐसे यहाँ देख लेंगे कि अगर हम लिख देते हैं कि √x+3, ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद नहीं है, इस बात को जान लेंगे। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर है उसकी घात, मतलब रूट लगा है। रूट लगने का मतलब, रूट का मीन्स होता है कि पावर, घात पर 1/2 होता है। तो इसको लिखेंगे तो घात पूर्णांक है ही नहीं, x की घात पर पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से और हम ले सकते हैं कि एग्जाम्पल लेंगे एक दो और। ध्यान देंगे, पहले चर को ध्यान देंगे, फिर चर पर ध्यान देंगे कि चर की घात क्या है, कोई पूर्णांक है कि नहीं। अगर रूट लगा है, करड़ी लगा है तो नहीं, तो पूर्णांक नहीं है। और इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ये बहुपद माना जाएगा, जैसे हम ले लेते हैं 3x² + √2x + √7, ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ चर की घात पूर्णांक, पहले बात पदों की संख्या सीमित है, चर की घात पूर्णांक है, और उसके बाद जो गुणांक है चर का वो एक वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या नहीं। √2 भी वास्तविक संख्या ही है। रूट लगा हो, अगर अचर पे रूट लगा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चर पे रूट लगा है तो बहुपद नहीं होगा। सीधी सी बात जान लेंगे। तो बहुत ही आसान है बहुपद को समझना, कक्षा 9 में बताया गया है। इसके अलावा बहुपद का हम मानक रूप जान लेंगे। बहुपद का मानक रूप क्या होगा? मतलब क्या होता है कि
जो बहुपद की घात है, चाहे उसको आरोही क्रम में लिख दें या अवरोही क्रम में लिख दें, तो इस तरीके से जब भी बहुपद को लिखा जाएगा तो उस बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ कि ये बहुपद है x प्लस एक्स क्यूब प्लस 5। अब ये मतलब इसको हम अगर मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब पहले लिखेंगे, फिर एक्स को बाद में लिखेंगे, वैसे यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, ज़्यादा सही रहेगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, मतलब इस तरीके से पहले बड़ी वाली घात, फिर उसके बाद वाली घात, फिर यहाँ पर भी ध्यान देंगे, कन्फ्यूजन ये होता है कि संख्याएं बहुपद होती हैं कि नहीं। जैसे कोई पूछ लिया कि 2 बहुपद है कि नहीं, तो ये भी बहुपद है। क्यों है? क्योंकि 2 के गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब एक्स की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 2 गुणे 1 तो हुआ कि नहीं, ये शून्य बहुपद है। मतलब कि अगर कोई भी संख्या दी रहेगी 1 2 3 4 5, ये भी एक बहुपद माना जाएगा, क्योंकि 0 क्या है? 0 भी तो एक पूर्णांक है। तो केवल हमको यही देखना, चर हो और चर की घात एक पूर्णांक हो, और पदों की संख्या सीमित हो, और जो उनका गुणांक हो वो वास्तविक संख्या हो, काल्पनिक संख्या ना हो। वैसे काल्पनिक संख्या यहाँ कभी नहीं मिलेंगी अभी, क्योंकि वो 11th के चैप्टर में है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुपद का मानक रूप समझ में आया होगा। और इसके बाद हम जान लेंगे बहुपद की घात क्या होती है। तो समझ लेते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को ही बहुपद की घात कहते हैं, सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात, जैसे हम कोई बहुपद ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ है 6x³ माइनस 8x² माइनस 5x प्लस 3, ये है। तो अब यहाँ पर अगर कोई पूछेगा कि बहुपद की घात कितनी है, तो हम बताएंगे कि इस बहुपद की घात जो है 3 है। मतलब कि जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो बहुपद की घात कितनी? 3 है। तो इसके बारे में बताया गया होगा। इसके अलावा हम जान लेते हैं बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार तो हम घातों के आधार पर जानेंगे। ये 2 प्रकार का होगा, एक घातों के आधार पर, एक पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और इस तरीके से होगा, और शून्य बहुपद। और इसके अलावा घात के आधार पे होगा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिसमें मतलब इसको हम समझ लेते हैं बहुपदों के प्रकार में। तो पहला क्या होगा कि एक पदी बहुपद, पद के आधार पर एक है, तो पद के आधार पे एक पदी, और द्विपदी, त्रिपदी, इस तरीके से होगा। तो एक पदी मतलब जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो वो एक पदी बहुपद होगा। तो उसमें हम क्या ले सकते हैं? एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, सभी एक पदी बहुपद। तो 5 भी ले सकते हैं, एक ही तो पद होगा इसमें, नहीं केवल एक्स वाई ही लेंगे, उसमें डाउट हो सकता है। और द्विपदी में क्या होगा? x+3 लिख देंगे, y+5 लिख सकते हैं, इस तरीके से। और त्रिपदी में हम लिख देंगे x³ प्लस x² प्लस 3, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये जो है त्रिपदी बहुपद हो गया इसमें, क्योंकि 3 पद हैं इसमें। और इसके अलावा शून्य बहुपद आता है। शून्य बहुपद मतलब जिसका गुणांक शून्य हो, ऐसे लिखा हो 0x³ प्लस 0x² प्लस 0। तो इस टाइप के बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये हम पदों के आधार पे जान लिए। और इसके अलावा अब हम जान लेंगे कि घात के आधार पर। तो यहाँ हम किनारे जान लेते हैं घात के आधार पर।
तो घातों के आधार पे क्या होगा कि उसमें एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, घात बड़ी वाली घात को देखेंगे, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे कि एक पदी है, द्विपदी है कि त्रिपदी है। तो इसमें रैखिक कहा जाता है, इसको रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हम लिख देंगे x+3, ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? एक। इसका रूप होता है ax+b, इसका मानक रूप। और ab क्या है? अचर है। और x की घात पे क्या होगा? एक होगा। बहुत ही आसान इसको समझना। और घात के आधार पे दूसरा हम देखेंगे तो रैखिक बहुपद के बाद दूसरे नंबर पे आता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद। तो इस टाइप में बहुपद में क्या होगा कि अधिकतम घात क्या होगी? दो होगी। अधिकतम घात दो वाला बहुपद। इस टाइप पे मतलब बहुत ही आसान इसको समझना। तो द्विघात बहुपद में ले लेंगे जैसे m² - 2n। तो इसमें क्या है कि ये बहुपद है क्योंकि चर की घात पूर्णांक है। चर की घात पूर्णांक इतना ही देखना है, बाकी नहीं। चर की घात पूर्णांक है तो ये बहुपद है। अब बहुपद है तो ये द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसकी अधिकतम घात दो है। तो इस तरह से त्रिघाती बहुपद अधिकतम घात तीन हो, चतुर्घाती मतलब अधिकतम घात चार हो। तो इस तरीके से हम बहुपद के प्रकार जान लेंगे। त्रिघाती बहुपद बहुत ही आसानी। इसका रूप क्या होगा? इसका रूप ऐसे होगा ax² + bx+c सॉरी +c होगा। ax² + bx+c या -bx+c, इस टाइप में होगा। इसको किसी तरीके से हम समझाएंगे कभी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुपद के बारे में तो समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम जान लेते हैं बहुपद का शून्यक, क्योंकि इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहले जान लेते हैं प्रश्नावली 2.1 क्या है। तो प्रश्नावली 2.1 बहुत ही आसान है। तो इसमें कुछ नहीं करना है कि बहुपद के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। तो प्रश्नावली 2.1 देख लेते हैं थोड़ी देर। तो इसमें कह रहा है कि किसी बहुपद के लिए नीचे आकृति प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही आसान सवाल है। इसमें केवल यही देखेंगे कि ये यहाँ से ग्राफ बना है, x' और है y'। अब क्या है कि यहाँ से ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये जा रहा है, ये वाई अक्ष को काटते हुए जा रहा है। तो इसके बहुपद का कह रहा है कि शून्यकों की संख्या, तो इसके शून्यकों की संख्या 0 है। क्यों? शून्यक पहले समझ लेंगे शून्यक क्या होता है। शून्यक मतलब बहुपद का वह मान, बहुपद में स्थित चर का वह मान जिसे रखने पर बहुपद शून्य, मतलब ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे। बहुपद में स्थित चर का वह मान जिसे रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। शून्य हो जाने का मतलब उसका मान शून्य हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे x+5 ये एक बहुपद है। अब सीधी सी बात, अगर इसका शून्यक निकालना हो तो पहले इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो यही जो -5 है, इसी को अगर हम रख देते हैं यहाँ, तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। -5 + 5 = 0, 0 = 0। मतलब वह मान जिसे रखने पर बहुपद शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इसमें बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है कि ये देख लेंगे ध्यान से कि ये जो ग्राफ है, अगर x अक्ष को जितने जितने स्थानों पर काटेगा उतने शून्यक होंगे। जैसे हम सेकंड वाले सवाल में देख लेते हैं। दूसरे सवाल में ये है कि यहाँ से ग्राफ बना है, यहाँ x' है और फिर यहाँ से y' है।
और फिर इसके बाद यहाँ मूल बिंदु है। अब ये जो ग्राफ है ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ। अब फिर हम देख लेंगे ध्यान से कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। एक्स अक्ष को, ये ग्राफ, ये जो रेखा है, जो टेढ़ी वक्र रेखा है, ये कितनी बार काट रही है एक्स अक्ष को, तो पता चला एक बार काट रही। तो इसका कितना शून्यक है, एक शून्यक। इसका शून्यक एक। इसके अलावा और हम इसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं बस। इसके बाद होमवर्क है, करना है खुद ही। तो इस टाइप में है, यक्स डैश यक्स है, और फिर यहाँ वाई है, वाई डैश है, फिर यहाँ ओ है, सॉरी मूल बिंदु है जिसको जीरो से ओ से दिखाया गया है। और यहाँ से इसको ऐसे काटा गया है, ये ऐसे। तो अब कुछ नहीं, इसको देखेंगे कि यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है। तो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। तो इसके कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे। बहुत ही आसान है। अब कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि ये शून्य शून्य के यक्स को ही देखने पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बहुपद में केवल एक ही चर होता है और वो शायद यक्स होगा इस टाइप के बहुपदों में। तो एक ही चर को दिखाने के लिए हम एक ही निर्देशाक्ष को लेंगे, वो है यक्स को। तो यक्स को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने शून्यक होंगे। इस टाइप से हर सवाल है, सभी को जो है लगा लेंगे। और अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम कोई वीडियो डालें तो तुरंत जानकारी पहुंच जाए। देखने के लिए धन्यवाद।